नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। पिछले साल 2021 में सितंबर अक्टूबर के आसपास भारत ने हमें एक बहुत ही भीषण कोल का क्राइसिस देखने को मिला था। आपके सामने कई सारे न्यूज कटिंग्स आप यहां पे देख सकते हैं कि अक्टूबर सॉ द हाईएस्ट पावर शॉर्टेज इन ओवर 5 इयर्स। सो ऑब्वियसली क्योंकि कोल का जो क्राइसिस है वो डायरेक्टली लिंक्ड है पावर क्राइसिस के साथ। अक्टूबर में जो कोल की शॉर्टेज थी वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि उसका सीधा सीधा इंपैक्ट भारत के पावर सेक्टर के ऊपर देखने को मिल रहा था। ये भी आप देख सकते हैं कि जो कोल की शॉर्टेज है इट वाज चोकिंग दी थर्मल पावर प्लांट्स, यानी कि भारत में हमारे थर्मल पावर प्लांट्स अपनी प्रॉपर एफिशिएंसी के ऊपर काम नहीं कर पा रहे थे। इनफैक्ट एक समय पर आकर के ये क्राइसिस इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी, ये स्पेशली बात है अक्टूबर के पहले हफ्ते की, जब भारत के पास केवल 4 दिन का कोल रिजर्व्स बाकी रह चुका था। आपके सामने ये वाला हम लोग चार्ट दिखा रहे हैं। ये वाली फिगर्स जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये फिगर्स शो करती हैं कि कितने दिन का कोल रिजर्व्स भारत के पास अवेलेबल था उस पर्टिकुलर डेट के ऊपर। मार्च 1 को एज यू कैन सी जो हमारे पास कोल रिजर्व्स का डेटा अवेलेबल था वो 16 डेज का था, और अक्टूबर 1 एंड अक्टूबर 15 को जो हमारे कोल रिजर्व्स हमारे पास अवेलेबल थे वो केवल 4-4 दिन के ही कोल रिजर्व्स हमारे पास अवेलेबल रह चुके थे, यानी कि ये संकट काफी गंभीर हो चुका था। नाउ इसी पर्टिकुलर चीज के जवाब में भारत सरकार ने अब एक नई घोषणा करी है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने जस्ट आज से एक हफ्ता पहले यह अनाउंसमेंट करी कि इंडिया इज नाउ टारगेटिंग अ 1.2 बिलियन टन कोल प्रोडक्शन बाय 2023-2024। अब भारत इस चीज को लेकर कदम लेना शुरू कर चुका है, और यह संकट काफी गंभीर इसलिए भी था बिकॉज ये संकट केवल भारत में ही नहीं बल्कि हमें दुनिया का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है दैट इज चाइना, उसको भी इस संकट से जूझना पड़ा था। और इनफैक्ट उसी पर्टिकुलर चीज के चलते चाइना भी कई सारे अन्य देशों से कोले को स्मगल करने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन इंडिया ने यहां पर इस प्रोडक्शन को डोमेस्टिकली बढ़ाने के लिए अब अनाउंसमेंट कर दी है। इसके लिए क्या क्या कदम लिए जा रहे हैं उनके बारे में तो बातचीत करेंगे ही करेंगे, साथ ही में ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि ये कोल क्राइसिस भारत में आखिरकार क्यों हुई थी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। ऑलराइट, सबसे पहली बात तो आपको समझना होगा कि कोल और पावर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। भारत में जो कुल मिला के हमारी इलेक्ट्रिक ग्रिड की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो लगभग 390 गीगावाट के आसपास की है, और इस 390 गीगावाट के आसपास की कैपेसिटी में असल में केवल कोल ही है जो कि हमारी 55% ऑफ द एनर्जी नीड को पूरा करता है। और यहां पर आप लोग देख भी सकते हैं कि टोटल जो हमारी कैपेसिटी है इसमें 64% के आसपास का तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन है ये थर्मल करता है। इस 64% में जो 57% के आसपास का कंट्रीब्यूशन है ये केवल और केवल कोल और निगलाइट से आता है। बाकी कुछ कंट्रीब्यूशन गैस से आता है, और बहुत थोड़ा कंट्रीब्यूशन आपको डीजल से भी देखने को मिल जाता है। सेकेंड नंबर पे हमारा आता है रिन्यूएबल कंट्रीब्यूशन, और उसके बाद हमारा आता है हाइड्रो पावर का कंट्रीब्यूशन। लेकिन क्योंकि कोल हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, इसीलिए अगर कोल में क्राइसिस आती है तो इसका सीधा सीधा इंपैक्ट हमारे पावर जनरेशन के सेक्टर के ऊपर देखने को मिल जाता है। अगर हम लोग बात करें पिछले साल का जो कोल का क्राइसिस था ये क्यों हुआ था, ये बेसिकली इसलिए हुआ था बिकॉज हमें बहुत ज्यादा हैवी रेन्स देखने को मिली थी, और जो मॉनसून था ये भी काफी ज्यादा प्रोलॉन्ग हुआ था, जिसके चलते कोल माइनिंग काफी इंपैक्ट हुई, और साथ ही में जो हमारा कोल का इंपोर्ट का कॉस्ट था वो भी काफी बढ़ चुका था बिकॉज कोविड-19 की वजह से जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स थी वो काफी हद तक खराब हो चुकी थी। और इसके साथ में कुछ फैक्टर्स और भी थे, जैसे कि पिछले कुछ सालों में डिमांड कम थी, लेकिन जब कोविड खत्म होना शुरू हुआ तो इमीडिएटली आपका जो डिमांड था वो बढ़ गया, लेकिन कोल का प्रोडक्शन उतना यहां पर नहीं बढ़ा था। तो सडन सर्ज इन डिमांड आई, लेकिन प्रोडक्शन उतनी नहीं थी, जिसकी वजह से हमारा जो सप्लाई और डिमांड का मिसमैच था वो हमें देखने को मिलने लगा। ये हमने मोटे मोटे फैक्टर्स की बात करी है, लेकिन अगर हम इन डेप्थ जाके बात करें तो कुल मिला के ये 5 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से भारत में हमें कोल की क्राइसिस देखने को मिली थी। अगर हम बात करें नंबर 1 फैक्टर की, दैट इज गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। तो सबसे पहला फैक्टर यहां पे क्या है कि इंडिया में कुल मिला के हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जो कि 70% ऑफ द कोल प्रोडक्शन के लिए अकाउंट करती हैं। इसमें आप देख सकते हैं झारखंड है, ओडिशा है, और साथ में छत्तीसगढ़ है। अब इन 3 स्टेट्स में से जबकि इनके पास अवेलेबिलिटी बहुत थी, लेकिन 2 स्टेट्स में प्रोडक्शन काफी ज्यादा गिर चुकी थी। झारखंड में अगर आप देखेंगे जो प्रोडक्शन थी 2018-19 में ये जा पहुंची थी 134 मिलियन टन्स पे, लेकिन ये 2021 में आकर गिर पड़ी थी केवल 119 मिलियन टन्स पे।
और सिमिलरली छत्तीसगढ़ में ये प्रोडक्शन अगेन 161 से गिर करके 158 पे पहुंच चुकी थी, विच क्लियरली शोज कि दो स्टेट्स जो कि बहुत ज्यादा रिजर्व्स रखती हैं, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करती हैं, उनमें हमारी जो प्रोडक्शन है वो काफी गिरी थी और डिमांड ऑब्वियसली बढ़ चुकी थी बिकॉज अभी कोविड के बाद इकोनॉमी रिकवर कर रही थी, लेकिन उतनी डिमांड को फुलफिल ये वाली सप्लाई नहीं कर पा रही थी। ये आप देख सकते हैं भारत में जो मैक्सिमम रिजर्व्स हैं वो आपको झारखंड में, ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में देखने को मिलते हैं एंड ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल भी एक काफी बड़ा प्लेयर है और उसके बाद कुछ और रिजर्व्स आपको इन स्टेट्स में भी देखने को मिल जाते हैं। एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि भारत में एंथ्रासाइट के जो कोल रिजर्व्स हैं वो कहां पर देखने को मिल जाते हैं। अगर दूसरे फैक्टर की बात करें तो यहां पर कोल इंडिया लिमिटेड, जो कि भारत में मोनोपोली एक कंपनी चलती है जो कि कोल की प्रोडक्शन और कोल की हैंडलिंग को यहां पर देखती है, उसके अंदर भी काफी सारी इनएफिशिएंसीज सामने आई थी। अब ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, लेकिन जो भी यहां पे स्ट्रक्चरल सप्लाई के इश्यूज थे उनको ये पूरा करने में सक्षम साबित नहीं हो रही थी। इनफैक्ट CIL के ऊपर कई सारे सवाल उठाए गए कि इसकी जो अप्रभावी यहां पर एकाधिकार है वो बिल्कुल भी अच्छे से इसको मैनेज नहीं कर पा रही है। CIL's efficiency to handle the coal production has been questioned repeatedly because CIL has mismanaged the coal production and supply and has no coal stock, और इसकी वजह से भी हमें भारत में ये वाला कोल का बड़ा क्राइसिस देखने को मिला था। तीसरे नंबर पर बात होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। नाउ यहां पर क्या था कि जो भी हमारे कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं वहां पर हमारी कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है। आपने नाम सुना होगा लास्ट माइल कनेक्टिविटी का, लेकिन कोल के कंटेक्स्ट में बात करें तो बात आती है फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी की, कि जो आपकी चीजें हैं, जो आपकी गाड़ियां हैं, जो आपकी रेलगाड़ियां हैं, जो आपकी ट्रक्स हैं, क्या वो कोल के जो पिट हेड्स हैं वहां तक पहुंच पा रही हैं? तो जी नहीं, वहां तक वो नहीं पहुंच पा रही थी। देयर वाज लैक ऑफ प्रॉपर रोड कनेक्टिविटी, रेलवे वैगन्स नहीं अवेलेबल थे, 24/7 अवेलेबिलिटी ऑफ पावर, पोर्ट की फैसिलिटीज ये सब अवेलेबल नहीं थी, जिसकी वजह से फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी की जो प्रॉब्लम है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और ये प्रॉब्लम मॉनसून के टाइम पर और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे भारत में जो लेबर की शॉर्टेज है ये भी काफी बड़ी प्रॉब्लम यहां पर साबित हो रही है। इनफैक्ट शॉर्टेज छोड़िए, एक और बड़ी दिक्कत सामने आती है कि भारत में जो पर मैन हमारा आउटपुट है, पर पर्सन जो हमारा आउटपुट है वो काफी कम आता है, दैट इज मेयरली 3.8 टन। वहीं पे अगर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में जो पर पर्सन का आउटपुट है वो 65 टन के आसपास पहुंच जाता है। ये प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि भारत में कमी है मैकेनाइजेशन की और भारत में कमी है ऑटोमेशन की, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी भी काफी ज्यादा यहां पर नुकसान झेल रही थी। अगला फैक्टर, स्टेट्स ने यहां पर प्रॉपरली प्लानिंग नहीं करी थी। जब उनके पास टाइम था तब वो इन सप्लाईज को बिल्डअप कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इन सप्लाईज को बिल्डअप नहीं किया और जब जरूरत पड़ी तब सप्लाईज अवेलेबल नहीं थी, इसीलिए इतना बड़ा सप्लाई क्रंच उनको यहां पर देखने को मिला। एंड लास्ट फैक्टर दैट इज एनवायरमेंटल क्लियरेंस। नाउ यहां पर क्या हुआ कि भारत के ही दो बड़े मंत्रालयों में मुठभेड़ हुई, एक तरफ मिनिस्ट्री ऑफ कोल, दूसरी तरफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। उन्होंने यहां पर कहा कि हम लोग आपको यहां पर एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज नहीं दे सकते हैं। कई सारे कोल प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनको की हॉल्ट कर दिया गया है, डिले कर दिया गया है ड्यू टू इश्यूज इन एक्वायरिंग द लैंड एंड स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस के साथ जुड़े हुए थे। क्लियरली यहां पर कुछ सिनर्जी की प्रॉब्लम्स है जो कि दो मंत्रालयों के बीच में आई, जिसकी वजह से कोल मिनिस्ट्री को यहां पर कई सारे क्लियरेंसेस नहीं मिल पा रहे थे। एंड अब फाइनली हमारी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो लोग 1.2 बिलियन टन का कोल प्रोडक्शन यहां पर करने वाले हैं बाय 2023-2024। इसके लिए उन्होंने क्या क्या चीजें बोली हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। फरवरी 9, 2022 को मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने कहा कि भाई अब हमारा जो अगला टारगेट है वो 23-24 तक उसको हमने फिक्स करवा दिया है। इसके लिए उन्होंने क्या क्या चीजें करी हैं? पहली बात तो केंद्र सरकार के द्वारा सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल को अनाउंस किया गया ऑन 11th of January 2021 फॉर द कोल सेक्टर टू स्पीड अप द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द कोल माइंस। तो जो भी आपकी कोल माइंस है उनकी ऑपरेशनलाइजेशन को और बेहतर करने के लिए और स्पीड करने के लिए और पुश करने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल को यहां पे अनाउंस करवा दिया गया है। ये एक ऐसा पोर्टल है जो कि फैसिलिटेट करेगा ग्रांट ऑफ क्लियरेंसेस एंड अप्रूवल्स को विच आर रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग अ कोल माइन इन इंडिया। तो अगर आप कोई कोल माइन को स्टार्ट करना चाहते हैं तो उस केस में आपकी जो क्लियरेंसेस थी उनको अब काफी ज्यादा यहां पर फास्ट ट्रैक करवा दिया गया है। इसके साथ ही में कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा 15 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको की आइडेंटिफाई कर लिया गया है, जिनकी कैपेसिटी 160 मिलियन टन पर एनम होने वाली है एंड दे विल बी ऑपरेटेड बाय द माइन डेवलपर कम द ऑपरेटर मोड। तो यहां पर नए प्रोजेक्ट्स की आइडेंटिफिकेशन करनी भी शुरू कर दी गई है। एंड फाइनली CIL ने काफी सारे स्टेप्स यहां पे लिए हैं सो दैट ये मैकेनाइज्ड कोल ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा दे सकें अंडर दी फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, यानी कि जो आपकी कनेक्टिविटी होती है रॉ मटेरियल के एरियाज के साथ
उनको बेटर करने के लिए ये वाले स्टेप्स भी यहां पर लिए गए हैं। सो यस, द गवर्नमेंट इज टेकिंग फ्यू स्टेप्स सो दैट इन चीजों में इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल सके। लेकिन यहां पर कुछ कुछ और चीजें भी हैं जो कि सरकार को करनी चाहिए सो दैट हमारा जो कोल का क्राइसिस है वो हमें दोबारा देखने को ना मिले। फॉर एग्जांपल, आज के टाइम पे 90% ऑफ द कोल प्रोडक्शन जो है इट इज बीइंग हैंडल्ड बाय द गवर्नमेंट रन कंपनीज। तो यहां पे सरकार को चाहिए कि एक तो बड़ी स्केल पे इन्वेस्टमेंट हो और साथ ही में काफी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए प्राइवेट प्लेयर्स की, सो दैट बेटर प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी हमें देखने को मिल सके। साथ ही में कुछ लेबर रिफॉर्म्स होने जरूरी हैं, लैंड एक्विजिशन पॉलिसीज और क्लियर होनी जरूरी है, और जो भी यहां पर प्रॉब्लम्स मिनिस्ट्रीज के बीच में आ रही हैं वो प्रॉब्लम्स दोबारा ना आए। अगर ये चीजों को हम लोग जल्दी से जल्दी ठीक कर लेते हैं तो उस केस में हमारी कोल की जो शॉर्टेज है वो डेफिनेटली काफी अच्छे तरीके से यहां पे हैंडल हो सकती है। इसके अलावा आप क्या सोचते हैं कि और क्या गवर्नमेंट को करना चाहिए, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली दीजिएगा। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप लोग अपनी तैयारी अनअकैडमी के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप लोग अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। दाम काफी कम हो चुके हैं। एक साल का जो प्राइस है दैट इज नियरली 45,757। ये वाला दाम आपको मिलेगा अगर आप लोग अनि यूपीएससी कोड का इस्तेमाल करते हैं तो। इसमें आपको ये वाले बेनिफिट्स मिलेंगे, मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन और 20 बुक्स भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। इतना ही नहीं, अगर आप लोग ऑन बोर्ड आते हैं तो आपके लिए डेडिकेटेड बैचेस जो है वो भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। साथ ही में मेरे द्वारा भी आपको ये वाले बैचेस अवेलेबल करवाए जाएंगे, विच इंक्लूड साइंस एंड टेक, इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन ज्योग्राफी के कोर्सेज भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके अलावा आने वाले रविवार के दिन आपको हिस्सा लेना है अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट में यूजिंग द कोड अनि यूपीएससी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।